Hello and assalamu alaikum guys. In this video we're going to be doing dynamics part 1. Of course ये एक several part series होगी जिसको मैं divide कर दूंगा in 3 4 5 parts and I will teach you each and everything that you need to know about dynamics. ठीक है? Alongside that, of course आपको पता ही है मैं past paper questions भी करवाता हूँ related to that subtopic. So yeah, stay tuned. In this video we're going to be doing effects of forces, types of forces, and contact and non-contact forces. So yeah, अगर आपने इनमें से कोई भी सब टॉपिक पढ़ना है या स्टे ट्यून्ड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली चीज जो आपको डायनामिक्स के बारे में पता होनी चाहिए वो है फोर्स। फोर्स होता क्या है, फोर्स के इफेक्ट्स क्या होते हैं और फोर्स की क्या क्या टाइप्स होती हैं। फर्स्टली, व्हाट इज फोर्स? Force is a push or pull on an object that can lead to motion or stop it. Let's say मेरे पास यहाँ एक बॉल है और उस बॉल के ऊपर मैं एक किक मारता हूं। ऑफ कोर्स मेरी किक के अंदर कुछ ना कुछ फोर्स तो होगी। सो बेसिकली आई एम अप्लाइंग फोर्स ऑन द बॉल। अगर मैं इस बॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई करता हूं, व्हाट विल हैपन टू द बॉल? बॉल ऑफ कोर्स मूव करेगी इन द सेम डायरेक्शन एज द फोर्स। तो a push or pull on an object that can lead to motion. अब मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूं where it stops motion. Let's say बॉल इसी डायरेक्शन में आ रही है towards me और मैं क्या करता हूं, मैं अपने पांव से उस बॉल को रोक लेता हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं फोर्स लगा रहा हूं in order to stop the ball. Therefore I am stopping the motion of the ball. तो या that is what force is. ठीक है, फोर्स का हमारे पास यूनिट होता है न्यूटन। न्यूटन इज इक्वल्स टू kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अब मैं आपको ये ब्रेक डाउन करके दिखाता हूं। 1 न्यूटन इज kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है 1 न्यूटन इज द अमाउंट ऑफ फोर्स you need in order to move या in order to accelerate 1 kilogram by 1 meter per second. न्यूटन इज द अमाउंट ऑफ फोर्स, यानी कि आपको इतनी फोर्स चाहिए होगी टू मूव 1 किलोग्राम ऑफ मास एंड एक्सेलरेट, इसको एक्सेलरेट करेंगे बाय 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और वन मोर इंफॉर्मेशन इज दैट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जैसे अभी हमने एरो से रिप्रेजेंट किया फोर्स को, तो ऑफ कोर्स फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर आपने मेरी रिजल्टेंट वेक्टर वाली वीडियोस पढ़ी हैं ऑन चैप्टर नंबर 1, तो आपको पता ही होगा व्हाट फोर्स डज। अब हम आ जाते हैं टू द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। हमारे पास यहाँ काफी ज्यादा इफेक्ट्स हैं, आई थिंक 5। तो या हम इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्टली, फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट मूव। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, फॉर एग्जाम्पल a soccer ball at rest, a kick can make it move. Yeah. तो अगर आप किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करोगे, विद इनफ फोर्स यू कैन मूव इट। आप अगर सोच रहे हो यू कैन नॉट मूव अ माउंटेन, बट इफ यू अप्लाई इनफ फोर्स यू कैन मूव अ माउंटेन, राइट? तो या टू, force can make a moving object stop. E.g., like for example, someone throws a ball at you, you stop it, therefore you are ending the motion of the ball. You are applying force in the opposite direction, right? Scenario number 3, force can change the shape of an object. आप imagine करो आपके पास प्ले डो है, imagine you have playing clay, आप उसको उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके आप अपनी मर्जी से उसको शेप कर लेते हो। Therefore, you are changing the shape using force. Imagine you're in a car crash. आपकी गाड़ी कहीं लगती है ज़्यादा खास्ता, तो when you have applied enough force and the car, you know, has an accident with another car, आप दोनों गाड़ियों का एक्सीडेंट हो रहा है, the force is being exerted on each other.
on each other car, right? And the cars are getting deformed. Deformation means that you are changing the shape of the object. आप एक ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर रहे हो, देयरफॉर अगर आप इनफ फोर्स अप्लाई करो आप किसी भी चीज की शेप चेंज कर सकते हो. अगर आप इनफ फोर्स अप्लाई करो ऑन योर पेन, यू कैन ब्रेक इट, देयरफॉर चेंजिंग द शेप ऑफ द पेन, राइट? तो आप यहाँ देख सकते हैं, imagine you have a playing clay, you apply force on it to change its shape. मैंने उसे सर्कल से you know डायमंड बना दिए, डायमंड शेप का बना दिया. So yeah, आगे 4. Force can change the direction of an object. Direction. For example, imagine you are playing tennis. आपने टेनिस या बैडमिंटन ले लें, right? Imagine you are playing badminton and the other guy serves. उसने आपकी तरफ चिड़ी फेंकी है, right? You hit the shuttlecock back, therefore changing the direction of the shuttlecock. अगर आप टेनिस खेल रहे हो, let's say आपने सर्व किया, ये आपका रैकेट है, आपने सर्व किया विद दिस बॉल, राइट? फिर उसने अपना इन रिस्पॉन्स बॉल को वापस आपकी तरफ फेंक किया, राइट? तो देयरफॉर यू आर चेंजिंग द डायरेक्शन. पहले बॉल इस डायरेक्शन में जा रही थी, लेकिन आफ्टर हिटिंग द बॉल विद इनफ फोर्स अब बॉल इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है? So you can change directions of an object using force. Scenario number 5. Force can change speed of an already moving object. यानी कि accelerate या decelerate. ठीक है? Imagine आप गाड़ी में जा रहे हो. आपकी गाड़ी जा रही है at a speed of 10 मीटर per second. अगर आप additional force apply करोगे using your engine, अगर आपका इंजन एडिशनल फोर्स अप्लाई करता है, आपकी गाड़ी स्पीड अप होगी, राइट? दैट्स वेरी कॉमन, राइट? फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन यू आर साइकिलिंग एंड यू वांट टू गो फास्टर. यू अप्लाई फोर्स ऑन द पेडल्स फॉर द साइकिल टू गो फास्टर. आप साइकिल पे जा रहे हो और आपने एक्सेलरेट करना है, आपने ज्यादा तेज जाना है, तो आप क्या करोगे? आप पेडल्स के ऊपर ज्यादा जोर लगाओगे, देयरफॉर मूविंग द साइकिल फास्टर. ठीक है? अब हम चलते हैं टू द टाइप्स ऑफ फोर्सेस. सबसे पहले हम ज्यादा इररेलेवेंट फोर्सेस कर लेंगे, जो या तो आपके O2 या लेटर ऑन इन चैप्टर नंबर 18, 19, 20 आएगा, या तो आपके वो A2 में आएगा. ठीक है ना? पहले हम वो वाली कर लेते हैं जो जरा इररेलेवेंट है. सबसे पहले हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स. द पुश और पुल बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस. आपको पता होगा लाइक चार्जेस जो होते हैं दे रिपेल. जैसे आप यहां देख सकते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट. ये देख रहे हैं आप, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, लाइक चार्जेस रिपेल. अच्छा, अब हम आ जाते हैं टू मैग्नेटिक फोर्स. द पुश और पुल बिटवीन मैग्नेट्स. तो यहां हमारे पास है एक नॉर्थ फेसिंग मैग्नेट और एक साउथ फेसिंग मैग्नेट. अगर आप इन दोनों को पास लाओगे, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. व्हाई? बिकॉज ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट, सेम पोल्स रिपेल. जैसे आप यहां देख सकते हैं, दे आर द सेम पोल्स, दैट्स व्हाई दे आर रिपेलिंग. दे आर द सेम पोल्स, दैट्स व्हाई दे आर रिपेलिंग. अब हम आ जाते हैं टू टेंशन. Tension is a force that is exerted along a stretched rope, spring, or you can say a rubber band. Tension हर चीज के अंदर मौजूद होती है. Let's take your phone for example. ये आपका फोन है. आपने अपने फोन को इन दोनों पॉइंट से पकड़ा है and you start to apply force on either side. In this exact moment आपके फोन के अंदर टेंशन मौजूद है. लेकिन ओ लेवल्स में हम ऐसी चीजें लेते हैं टू डिस्प्ले टेंशन जो थोड़ी सी स्ट्रेच हो सकती है, लाइक अ रोप या स्प्रिंग कह लो या रबर बैंड कह लो. फॉर दिस एग्जांपल वी हैव अ रोप. हमने इस रोप को इन दोनों फिक्स पॉइंट पे बांध दिया. अब क्या हुआ है? द रोप इज ऑफ कोर्स स्ट्रेच्ड अ बिट, देयरफॉर इस रोप के अंदर टेंशन है. ठीक है?
अब आपने एक चीज याद करनी है, टेंशन विल ऑलवेज फेस अवे फ्रॉम द कनेक्टिंग पॉइंट्स। जैसे ये हमारे पास कनेक्टिंग पॉइंट्स है ऑफ द रोप, सो टेंशन विल फेस अवे फ्रॉम देम, ठीक है। जैसे ये हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स पे जो रोप है इट इज कनेक्टिंग, ऑफ कोर्स इस रोप के अंदर भी टेंशन होगी बिकॉज इट इज बीइंग स्ट्रेच्ड बाय द वेट ऑफ दिस ब्लॉक, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स पे आप देखिए टेंशन इज फेसिंग अवे फ्रॉम बोथ ऑफ दीज पॉइंट्स। लेट्स से मेरे पास है ये एक पुली, ठीक है, डोंट माइंड माय ड्राइंग, ठीक है। ये हमारे पास एक ये है और एक ये है। एक कनेक्टिंग पॉइंट ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। टेंशन विल बी पॉइंटिंग हियर, हियर, हियर एंड देन हियर because it is facing away from the connecting points. तो यार ये भी आपके सिलेबस में ज्यादा नहीं आता, इट डजंट हैव दैट मच इन्वॉल्वमेंट, तो या इट डजंट रियली मैटर। फोर, फ्रिक्शन is a major part of your syllabus of dynamics. Friction is very important. Friction, a force that opposes motion between two bodies in contact due to roughness of the surface. अब I want you to do an experiment. आप जाएं in your washroom और जो आपके वॉशरूम की दीवारों के ऊपर टाइल्स लगी होती हैं, आप अपना हाथ उसके ऊपर से स्लाइड करें एंड देन गो गेट अ सैंड पेपर। जो सैंड पेपर नहीं होता वो लें और उसके ऊपर से अपना हाथ स्लाइड करें। व्हाट यू नोटिस इज ये जो आपके सिरेमिक या कह लो आपकी मार्बल की टाइल्स होती हैं, इट्स वेरी इजी टू स्लाइड योर हैंड ऑन देम बिकॉज दे हैव जीरो फ्रिक्शन। लेकिन while sliding your hand on a sandpaper, it's very hard. Why? Because there's a lot of friction on the sandpaper. And why is there a lot of friction on the sandpaper? Because there's a lot of roughness on that sandpaper. ठीक है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। लेट्स से मेरे पास ये एक बॉल है, मैंने इस बॉल को धक्का दिया, पुशिंग इट इन दिस डायरेक्शन। मैं देखता हूं कि आफ्टर सम व्हाइल ये बॉल जो है it stops. Why does it stop? Let's say आप गाड़ी पे जा रहे हो, आपने अपनी गाड़ी को let's say 40 की स्पीड पे चलाना शुरू किया है एंड यू स्टॉप प्रेसिंग द एक्सेलरेटर। तो क्या होगा? What will happen is कि आपकी गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन हो जाएगी। Why is that? It is because of friction. Friction is always opposing sliding motion. जैसे हम देख सकते हैं द बॉल इज स्लाइडिंग मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो फ्रिक्शन जो है इट इज अपोजिंग दैट मोशन एंड इट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, देयरफॉर स्टॉपिंग द बॉल। अगर आपके पास एक गाड़ी है, गाड़ी इज ट्राइंग टू गो अहेड और आपकी जो फ्रिक्शन है इट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, इट इज अपोजिंग द स्लाइडिंग मोशन ऑफ द कार, ठीक है ना। फ्रिक्शन इन नो टर्म्स इज द एनिमी। इमेजिन करो आप नंगे पैर हो in your washroom and your washroom has a, let's say, a layer of water. It will be very hard for you to walk without slipping and falling. Why? Because there is very little friction in between your feet and the marble. So yeah, friction जो होती है ना, it in many ways causes motion. अगर आप इस तरीके से देखें कि अगर हमारे जो पाँव है and the ceramic, or you can say the marble tiles, they have no friction in between of them, we will keep slipping, we won't be able to walk, right? So yeah, that is what friction is. आगे हमारे पास वेट आ जाता है, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका ज्यादातर मेंशन होगा इन योर नेक्स्ट चैप्टर विच इज मास वेट एंड डेंसिटी। इस चैप्टर में भी वेट की काफी ज्यादा एप्लीकेशंस हैं। वेट, a force exerted by gravity, ठीक है ना, it is simply a force exerted by
ग्रेविटी, हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की एक वैल्यू आती है दैट इज 10 न्यूटन पर किलोग्राम। ठीक है, हमारे पास वेट का जो फॉर्मूला होता है ना, इट इज W इज इक्वल टू mg, वेट इज इक्वल टू mass multiplied by the gravitational field strength which is 10। let's say हमारे पास है a mass of 50 और हमने इसका वेट निकालना है। ठीक है, हमारे पास 50 किलोग्राम ऑफ मास है, हमने इसका वेट निकालना है। हम क्या करेंगे, हम सिंपली इसको फॉर्मूला में पुट कर देंगे, वेट इज इक्वल्स टू मास विच इज 50 into 10 which is the gravitational field strength and we will get 500 newtons। ठीक है, 500 newtons will be the force exerted by this mass due to the gravitational field strength। ठीक है, let's say हमारे पास है ये cube or you can say a rectangle। ठीक है, the weight will always act vertically downwards towards the center of the earth। let's say एक incline बना लेते हैं for better reference। हमारे पास ये इंक्लाइन प्लेन है और इसके ऊपर भी हमने रखा हुआ है यही क्यूब। नाउ टेल मी वेयर विल द वेट एक्ट, द वेट विल स्टिल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है ना, होपफुली दैट इज क्लियर। Number 6. Normal reaction is a force perpendicular to a surface exerted on an object। जैसे आप यहां देख सकते हैं हमारे पास लेट्स से एक बुक पड़ी है, बिल्कुल perpendicular to the surface there is a reaction force which is called normal reaction force। अब लेट्स से हमारे पास ये एक बुक पड़ी है ऑन एन इंक्लाइन, इंक्लाइन पे हमारे पास एक बुक पड़ी है। ठीक है, अब आपको क्या लगता है वेयर इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स फेसिंग? इट विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस लाइक मेंशन्ड। ठीक है, सो या दैट्स ऑल यू नीड टू नो अबाउट नॉर्मल रिएक्शन। आगे जाके मैं काफी ज्यादा चीजें रिलेट कर सकता हूँ विद दिस, तो आपको ये एटलीस्ट पता होना चाहिए। ठीक है, नाउ वेर ऑन टू अ छोटा सा क्वेश्चन। इट इज फ्रॉम पेपर 2-1 May June 2017। Figure 1.1 shows the direction of four forces acting on a racing car as it travels in a horizontal straight line। तो हमारे पास ए बी सी डी फोर्स है, चार फोर्सेस है हमारे पास। A, draw a line from each box on the left to the correct description of each force। हमारे पास फोर्स ए है, फोर्स ए अभी हमने क्या पढ़ा, हमने नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पढ़ा एंड दिस exactly describes normal reaction force because it is perpendicular to the surface। Perpendicular to the surface means कि जैसे let's assume this is a straight line, so it has to make 90 degrees, being perpendicular। So A is normal reaction force और contact force। अब हमारे पास है B, देख लेते हैं। B must be the driving force because ये हमें आगे propel कर रही है। ठीक है ना, it is the driving force probably coming from the engine। ठीक है, because that is what accelerates and provides force to the car that the car moves। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है force C। Force C must be gravity। Why? Why is it gravity? Because it acts vertically downwards towards the center of the earth। ठीक है, तो हमारे पास ये ग्रेविटी आ गई एंड डी मस्ट बी एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन, बिकॉज एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन जो होती है दे आर बोथ resistive forces, they will always be opposing the motion, therefore they must be in the opposite direction of motion, therefore it is facing backwards। आगे हम करेंगे कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। हम ये शुरू में भी कर सकते थे लेकिन विदाउट नोइंग ऑल द टाइप्स एंड इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस ये आपको ज्यादा कुछ खास समझ नहीं आना था। तो फर्स्ट थी कॉन्टैक्ट फोर्सेस। इट्स अ टाइप ऑफ फोर्स दैट अकर्स व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर।
यानी कि for this force to initiate, two objects have to be in contact with each other. यानी कि they have to be touching. जैसे let's take friction for example. ये हमारे पास ground है and we're trying to move this block. जब तक ये ब्लॉक एंड ग्राउंड एक दूसरे के साथ कांटेक्ट नहीं इनिशिएट करेंगे, एक दूसरे के साथ टच नहीं हो रहे होंगे, फ्रिक्शन कैन नॉट हैपन, है ना? बिकॉज फ्रिक्शन हैपन्स ड्यू टू द रफनेस ऑफ द सरफेस. हम सरफेस को जब टच ही नहीं करेंगे विदाउट हैविंग कांटेक्ट बिटवीन ईच अदर, तब तक फ्रिक्शन हो ही नहीं सकता. नॉर्मल रिएक्शन होने के लिए भी देयर नीड्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ कांटेक्ट. हम ऐसे ही किसी चीज को हवा में फेंक के कह नहीं सकते दिस थिंग हैज अ नॉर्मल रिएक्शन. ठीक है. अब हमारे पास लास्टली आ जाता है टेंशन. टेंशन के लिए भी हमें चाहिए होती है कांटेक्ट, राइट? या दैट्स प्रीटी ऑब्वियस. नाउ लेट्स कम ऑन टू नॉन कांटेक्ट फोर्सेस. नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, a force that acts on an object without there being any physical contact, like the weight. अगर आप किसी भी चीज को हवा में फेंकते हो, यू सी आफ्टर सेवरल सेकंड्स वो वापस चीज नीचे आना शुरू हो जाती है. अगर आपने एक बॉल ऊपर फेंकी, आप देखोगे आहिस्ता आहिस्ता द बॉल स्लोज डाउन एंड देन इट स्टार्ट्स टू कम डाउनवर्ड्स. एंड आप क्लियरली देख सकते हैं देयर इज नॉट अ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द बॉल and the gravity, because gravity is not physical, right? So yeah, magnetic force. Magnetic force experience करने के लिए भी you don't need to have contact. अगर हमारे पास ये एक मैग्नेट है नॉर्थ एंड ये साउथ है, और आप इन दोनों को एक दूसरे के सामने लाते हो, यू कैन फील देम हैविंग अ फोर्स, यू कैन फील देम बीइंग अट्रैक्टेड टू ईच अदर without there being any physical contact. Electric force भी same है. There does not need to have a contact for a non-contact force. So yeah, that is very self-explanatory. So yeah, that is it for your video. Thank you for watching. Have a great day. अगर आपको कोई questions हैं, you can go in the comment section and ask me the questions. And pray 5 times a day. अगर आपने अभी तक नमाज नहीं पढ़ी, go and pray. Thank you for watching. Have a great day. Allah Hafiz.